अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुनीर मोमिन शो। और आज क्योंकि कोविड का माहौल है और अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान में निज़ाम किस तरीके से बेहतर होगा। निज़ाम की बात अगर कर ही दिए तो सबसे ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर किस तरीके से बनाया जाए। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि जब 2018 में खान साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन को लीड करते हुए नजर आए तो ये बात उन्होंने सर फहरिस्त रखी कि पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है उसको बेहतर बनाना, उसको मजीद निखारना उनकी प्रायोरिटीज में से होगा। क्योंकि जब तक पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम बेहतर ना होगा, यकसा ना होगा, तब तक पाकिस्तान तामीर और तरक्की की राह पे नहीं जा सकता। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान में लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं और ये बात की उम्मीद लगाना गलत भी ना होगी कि पाकिस्तान में कब तालीमी निज़ाम बेहतर होगा। कोविड की वबा है। कोविड की वबा से हमने देखा कि पिछला 1 से 1.5 साल का अरसा किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर पूरी तरीके से मुतासर रहा। और अब जैसे ही रमजान और ईद का जो माहौल था जैसे ही खत्म हुआ, अब एक बार फिर से चीजें रूटीन में आनी शुरू हो रही हैं। मार्केट्स खुल गई हैं, बाजार खुल गए हैं, लेकिन ना खुले तो अब तक स्कूल्स हैं। आज भी पाकिस्तान में तालीमी सरगर्मियां बुरी तरीके से मुअत्तल हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का निज़ाम अब तक उस तरीके से फाल नहीं नजर आता जिस तरीके से इसकी जरूरत होनी चाहिए। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो बहुत ही मौजूद शख्सियात मौजूद हैं और मैं इनका इंट्रोडक्शन करा दूं। दानिश साहब मौजूद हैं जो कि वाइस चेयरमैन है प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के, और उसके साथ वकील अहमद साहब हैं जो कि प्रोफेसर हैं और इनका जो इंटरेक्शन है खासतौर पे यूथ से, खासतौर पे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ काफी ज्यादा रहता है। तो मैं दोनों गेस्ट को वेलकम करता हूं अपने शो पर। दानिश साहब, जरा मैं आपसे शुरू कर देता हूं कि जरा ये क्लियर कर दें कि इस वक्त स्कूल्स की एक्चुअल पोजीशन क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया एक अहम मौजू पे बात करने का। इस वक्त जो क्लियर पोजीशन है वो ये है कि जो निजी तालीमी इदारे, वो इदारे जो तलबा के लिए आसानी पैदा करते हैं कम फीसों में अपने इदारे लेके, जो एक पेरेंट्स में से ही तबका आया था सामने, उनके लिए अपने स्कूलों को सरवाइव, उन स्कूलों का करना, उनको महफूज करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि इस हुकूमत ने इस बात के ऊपर तो पूरी तवज्जो दी कि हम तालीमी इदारों को बंद कर दें, लेकिन कभी इस बात पे तवज्जो नहीं दी कि अगर एक दिन भी कोई इदारा बंद किया जाए तो उसका सर्वाइवल उस एक दिन का कैसा होगा, उसमें उनको कितना हाथ बटाना चाहिए। कभी इस टॉपिक पे ये आते ही नहीं है। तो उनकी वो अपनी मदद आपके तहत चलते हैं। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो बंद हो चुके हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो गलत पॉलिसी की वजह से बंद होने के नहज पर पहुंच चुके हैं। तो बेहतर है कि इन इदारों को सपोर्ट किया जाए। आपने बिल्कुल ये बात कही कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि बंद हो चुके हैं या बंद हो चुके होंगे, और इस बात का खदशा है, काफी कवितर इम्कान है कि जब ये कोविड की वबा पूरी तरीके से सेटल होगी तो पाकिस्तान में जो मौजूदा स्कूल्स की तादाद है वो तकरीबन 30 to 40% तक शायद रिड्यूस हो जाए, क्योंकि वो स्कूल्स ना अपना सर्वाइवल ही नहीं कर पाएंगे। इन दी एंड ये सवाल आता है उस वक्त के जो बच्चे हैं वो आखिर किस तरीके से अकोमोडेट हो सकेंगे। क्या फिर वही भेड़ चाल शुरू हो जाएगी, उन्हीं एग्जिस्टिंग स्कूल्स पे एक रश का तांता बन जाएगा, या कोई नया ऑल्टरनेटिव भी आप देख रहे हैं? अल्टरनेटिव इसका कोई दूसरा हो नहीं सकता मुनीर भाई। इसका तरीका यही है कि अभी इन तालीमी इदारों को महफूज किया जाए। ये वो इदारे हैं जो कम माहाना फीस पे बच्चों को मयारी तालीम देते हैं। इनको इस बात को समझना चाहिए कि ये अमीरों के लिए, उनके बच्चों के लिए अलग निज़ाम और गरीब के बच्चे के लिए अलग निज़ाम ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जो उनका हुकूक है वो उससे मजीद ना छीने। अगर गरीब का बच्चा इस वक्त 500 से लेके 2000 रुपए तक के तालीमी इदारे में जाकर अपनी तालीमी जो उसका हुकूक है वो हासिल करता है और एक बेहतर माशरे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, ये उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ले रहे हैं, क्योंकि उसका तालीमी इदारा ही वहां पर नहीं होगा जो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। हालात बेहतर होने के बाद उस बच्चे को वही गवर्नमेंट स्कूल की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स हाई स्कूल की फीसिस तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट स्कूल्स का आपने जिक्र किया, और मेरे ख्याल से शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स होगा जो कि इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स की मौजूदा हालत से वाकिफ नहीं होगा। आमतौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में हम देखते हैं कि असातिज़ा नहीं आते, तो अब तो कोविड का जो एक वेव है उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी उस तरीके से फाल रह सकेंगे। वही बंद होते हैं, सबसे पहले वही बंद होते हैं। बिल्कुल आपका क्योंकि जरा एक ताल्लुक एक ऐसे तबके से, चूंकि आप मुतवस्सित तबके को ज्यादा देख रहे होते हैं, आप टीचिंग कर रहे होते हैं, प्रोफेसर हैं आप माशाल्लाह से, मुझे ये बताया ना कि ये जो रमजान के ऑनवर्ड्स जो टाइम फ्रेम ये गुजर रहा है, ये कितना कीमती है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि ये जो आम तौर पे इस वक्त अगर नॉर्मल हालात हों तो इस वक्त बच्चे अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होते थे, लेकिन अब बच्चों पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। शायद दे आर वेरी मच रिलक्टेंट के एग्जाम्स हो या ना हो।
یہ کتنا زیادہ بچوں کا مائنڈ سیٹ کو ڈینٹ کر جائے گا؟ اصل میں تھینک یو سو مچ منیر صاحب. پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں نے پہلے کی طرح ایک ذہن بنا لیا ہے, کیونکہ اسٹیبلٹی آ ہی نہیں رہی ہے. جیسے ہی بچوں کو جو ادارے ہیں وہ اپنے لے کے آتے ہیں ٹریک پہ, تو کووڈ کے حوالے سے اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں کہ انہیں یہ امید ہونے لگتی ہے شاید اس مرتبہ بھی ایگزام نہیں ہوں گے. سو جو ٹیچرز ہیں, جو انسٹرکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ان کا جو جسے کہ ایفرٹس ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. کیوں بڑھ گئی ہیں؟ ایک بچہ جو پڑھنا ہی نہیں چاہتا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ایگزام تو ہونے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اسے واپس ٹریک پہ لے کے آنا اور اسے پڑھانا, اٹ ہیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ. پڑھانا بھی جو آن لائن کا جو نظام ہے, کس حد تک پاکستان میں آن لائن کا نظام آپ کو لگتا ہے کہ فعال ہے, سکسیسفل نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, آن لائن سسٹم کین ناٹ بی دا سبسٹیٹیوٹ آف دا فزیکل. بٹ اگر میں اس کا ایک سکسیس ریشو پوچھوں کہ آؤٹ آف 100 آپ کتنا سکسیس ریشو؟ اراؤنڈ 30-40%. مطلب, اور یہ بھی میں یہ چیز کلیئر کر دوں, یہ ایکولی نہیں ہے, اٹ ویریز. بہت سے جو اسکولز جو لو طبقات میں ہیں تو ظاہر ہے دے کانٹ افورڈ بھائی. اگر ایون اف دا اسکول مینجمنٹ از پرووائڈنگ دا آن لائن سسٹم, تو پیرنٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ سر ہمیں تو بہت پرابلم ہو رہا ہے, ہمارے پاس تو میرے 2 بچے پڑھتے ہیں یا 3 پڑھتے ہیں, ہمارے پاس تو موبائل نہیں ہے. تو کیا سر ایسا ممکن ہے؟ ایون اف وی آر ٹیکنگ دا پیپرس, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ سر اگر ایسا ممکن ہو کہ آپ انہیں پیپرز یہیں بلا کے دلا دیں, یا پھر ایسا کر دیں واٹس ایپ پہ ہمیں کوشچن پیپر بھیج دیں, تاکہ ہم یعنی کہ اٹ ہیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ارینج دا فیسلٹیز فار دا آن لائن سسٹم. بالکل مشکل بالکل نظر آتی ہے. لیکن دانش صاحب, آپ سے جب میری لاسٹ ٹائم انٹریکشن ہوئی اور ایک بھرپور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی آواز آ رہی تھی, ٹیچرس کی طرف سے بھی آواز آ رہی تھی کہ اسکولس کو اوپن کیا جائے, اس وقت آپ کا مطالبہ تھا کہ جب سب لاک ڈاؤن نہیں ہے تو اسکولس کیوں بند ہیں. بالکل. آج کیا مطالبہ ہے؟ آج آپ لوگ کیا مائنڈ سیٹ لے کے چل رہے ہیں؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اسکولس کب تک کھل جائیں گے؟ دیکھیں, ایکسپیکٹیشن تو ہمیں حکومت سے کچھ بھی نہیں رہی ہے, کیونکہ حکومت وقت ڈیلے ٹیکنیک استعمال کرتی ہے تعلیمی سرگرمیوں سے متعلق, چاہے وہ اسکول ہوں یا اس سے بڑے ادارے. یہ ایک ڈیٹ دیتے ہیں, اس ڈیٹ تک تمام پیرنٹس, ٹیچرز اور انتظامیہ ریلیکس ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ مزید ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں, ایکسٹینشن ٹیکٹکس. جی بالکل. اور یہ انتظار کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ لوگوں کا اس طرف فوکس ہی نہ آئے. انہیں پہلی فرصت میں یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ ریشو کم کر کے, پرسنٹیج کم کر کے فزیکل اپیئرنس کی اجازت دیں, تعلیمی اداروں کو کھولیں. آپ اس بیماری سے صرف SOPs کو فالو کر کے آپ اس بیماری کو ناکام کر سکتے ہیں. تعلیمی ادارے میں SOPs فالو کروائی جا سکتی ہیں اور کی جا رہی ہیں. جو نہیں کرتا آپ ان کے خلاف ایکشن لیں, لیکن جو کرتا ہے آپ ان کو کریڈٹ دیں, وہاں پہ بچوں کو جانے دیں, ان کے حقوق انہیں حاصل کرنے دیں. اگر آپ ایک سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا, اب تک یہ کوئی اسٹریٹجی تعلیمی ادارے کے بارے میں نہیں بنا سکے, یہ تو صرف ان کے لیے آسان ہو گیا ہے کہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آن لائن کی طرف جا رہے ہیں. حقیقت پہ آئے نا, آن لائن کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آن لائن فیسلٹیز, پیرنٹس کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں نصیب ہوتا. یا غریب کا بچہ وہ آن لائن فیسلٹی پہ کہاں سے پڑھے گا؟ وہ تو اسکول بند ہوتے ہی گلی محلے میں پھرنا شروع ہو جاتے ہیں بچے, وہ اپنے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں. یا بچے جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہو رہے ہیں, ان کو وہ نظر نہیں آتا ہے, ان کی آنکھوں میں کون سی پٹی بن گئی ہے. یہ تعلیمی ادارے بند کر کے اس ملک کا مستقبل کون سے اندھیروں میں دھکیل لیں, ان کو نہیں معلوم ہے. خدارا ان لوگوں کو ان کو اب سمجھ آ جانا چاہیے. اور میں چیف جسٹس آف پاکستان, وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف سے یہ گزارش کروں گا کہ تعلیمی اداروں کے معاملے میں آپ ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے قلمدان واپس لے لیں جن کو ان کی نو ہاوی نہیں ہے اور ان کی وجہ سے ادارے بند ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ اگر ان بچوں سے پوچھو جن کا حقوق ان سے چھین لیا گیا, وہ بچے آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ آپ نے ہماری کتاب کی جگہ ہاتھوں میں بلے پکڑا ہے. یہ بلے پکڑ کے بچے کھیلنے اس حکومت کا یہی کام تھا. تو یہاں پہ ان بچوں کا یہ بنیادی حقوق ہے. آپ ابھی بھی, یہ مئی کا مہینہ ہے, یہ جب ختم ہو جائے گا عید کے فوری بعد ان کو چاہیے تھا اداروں کو کھولیں تاکہ بچوں کو ایگزام کی جو ریویژنز ہوتے ہیں وہ کروائے جائیں اور جون میں ایگزام لیے جائیں. جولائی میں نیا سیشن شروع کیا جائے. جولائی میں انہوں نے سمر ویکیشن دی ہوئی ہے, ایکسٹرا چھٹیاں آلریڈی ہو گئی ہیں.
ये एक्शन प्लान क्या होना चाहिए कि जुलाई की छुट्टी को आप खत्म कर दो, जुलाई में आप सेशन शुरू करें, जून में स्कूलों की इजाजत है एग्जाम लेने की, एग्जाम हाइब्रिड सिस्टम के मुताबिक होना चाहिए, उसमें बहुत से तरीकेकार आ जाते हैं। आप अगर स्कूल वालों को मौका दें, हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से एग्जाम ले सकते हैं, हम कितनी शिफ्ट्स में एग्जाम ले सकते हैं, दिन में हम 3-4 शिफ्ट में एग्जाम ले सकते हैं, हमारे टीचर वहां पे आ सकते हैं बच्चों को डिवाइड करके। लेकिन आप उनको घर पे क्यों बिठाते हैं? आप उन बच्चों को चाइल्ड लेबर का शिकार क्यों करते हैं? आप फिर किस के कहने पे आप चल रहे हो? आप इन बच्चों को कैसा मुस्तकबिल दे रहे हो? तो ये तो इनसे पूछना चाहिए। कंक्लूड कर दें अगर मैं इस टॉपिक को जरा, ताकि फिर हम ब्रेक पे जा सकें। जिस टेन्योर में स्कूल्स खुले थे, उस टेन्योर में आपके स्कूल में, अगर दोनों हज़रात इस बात का जवाब दे दें, कितने बच्चे या कितना परसेंटेज बच्चों का था जो कि कोविड की वबा से इफेक्ट हुआ था? अगर आप दोनों एक एक करके इस बात का जवाब दें। पहले तो दानिश मुनीर साहब, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक एजुकेशनल सिस्टम की बात है, तो एजुकेशनल सिस्टम में जितनी SOPs का ख्याल वहाँ किया जाता है, शायद किसी इदारे में नहीं है। आई एम एफिलिएटेड विद द इंस्टीट्यूट। मैं आपको ये रियलिटीज बता रहा हूँ कि जब बच्चा गेट से एंटर होता है तो टेम्परेचर मीटर से या टेम्परेचर गन से वो चेक करते हैं। वकील साहब, मेरा पॉइंट ये, आप क्योंकि डिफरेंट इदारों से एफिलिएटेड हैं, मुझे जरा ये बताना, जिन इदारों में आपने काम किया, आपने कितनी % शरह देखी बच्चों की जिनमें कोविड के पॉजिटिव होने का रेशो आया? ये 1% से भी बिलो होगी। 1% से भी अगर मैं आपसे पूछूं बात, इसकी वजह क्या होती है? सुनने में नहीं आता। जहां बेहतियाती आपसे हो गई, आपने डिस्टेंस नहीं रखा, आपने मास्क नहीं पहना, आपने सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं किया, आप कोविड से अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन स्कूल में जहां 6 फीट के फासले से बच्चे को बिठा दिया, तो वहां पे आप खुद बताएं रेशो कैसे बढ़ेगा? कोविड का रेशो हो ही नहीं सकता। यहाँ मार्केटों में बच्चे फिर रहे होते हैं, यहाँ मार्केटों में उनके पेरेंट्स फिर रहे होते हैं, यहाँ पे आप बताएं ना, हम खुद देखते हैं नॉर्मल अपने उसमें रूटीन में कि कहां SOPs, ये वहां से ट्रेवल करता है, ये बीमारी कोविड वहां से ट्रेवल करके फिर इनके घर तक जाती है। लेकिन जब अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा इफेक्ट हुआ, 6 फीट के फासले से वो बैठा है, कैसे दूसरा बच्चा इफेक्ट होगा? और दूसरा मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जो स्कूल या कॉलेजेस वगैरह हैं, तो वहां बल्कि जो स्टाफ है उनकी एफर्ट्स बढ़ गई हैं। कैसे बढ़ गई हैं? एक तो टीचर्स सबसे पहले वो बच्चों को बिल्कुल फोर्स करते हैं कि आपने मास्क जरूर लगाना है क्लास में। एक बात, वाइस प्रिंसिपल्स बाकायदा आफ्टर द पीरियड विजिट करते हैं कि किसी का मास्क तो नहीं उतरा हुआ है, कोई बच्चे आपस में क्लोज तो नहीं होके बैठ गए। इवन द प्रिंसिपल डू विजिट इट। तो इतनी सख्ती है उनकी और टीचर्स की ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आ गया है। दूसरी बात, अब वो ज्यादा स्टूडेंट्स की तादाद तो ज्यादा है, तो वी कांट मेक देम अकोमोडेटेड इन द सेम क्लास, तो उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वही टीचर जो उस ग्रुप को पढ़ा रहा है, वही चीज उसने सेकंड को भी पढ़ानी है। मतलब वर्कलोड बढ़ गया है। ब्रेक पे चले जाऊं, लेकिन ब्रेक से पहले एक बात बड़ी अहम कही जो दानिश साहब ने भी दोहराई कि जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे दर्सगाह हैं, तालीमी इदारे हैं, ये दरअसल एक ऐसा सेंटर बन सकते थे जहां से हम भरपूर तौर पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते थे। ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं की गई, ये मौका ना दिया गया कि हमारे बच्चे स्कूलों में जाते। और अक्सर ये देखा गया कि जब बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जब वो कोई चीज सीखते हैं, जब वो क्लीनिंग हैबिट सीखते हैं, जब वो कोई नई आदत सीखते हैं, तो वो जाके सबसे पहले उसके लिए अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को तैयार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ये मौका हमने शायद मिस कर दिया, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। अभी भी हम इस चीज को ऊपर काम कर सकते हैं। आज भी अगर हम बच्चों को इन स्कूल्स की तरफ अगर रुख मोड़ दें और दीगर सरगर्मियों से बचा के स्कूल्स में SOPs के साथ अगर ले जाएं, तो यकीनी तौर पे ना सिर्फ ये कि इन बच्चों में एक बड़ी तादाद में अवेयरनेस क्रिएट होगी, बल्कि इन बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के डिसीजन मेकिंग भी तब्दील हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं।